की क्लास में हम लोग देखेंगे कालांतर। ठीक है, लिखिएगा कालांतर। शुरुआत यहीं से करते हैं, कालांतर से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कालांतर। कालांतर की जब भी बात हो बाबू तो समझ जाइए, कालांतर का संधि विच्छेद यदि आप कीजिएगा तो क्या मिलेगा? कला और प्लस अंतर। कला तो आप समझ चुके हैं, कला आपको मैं बता चुका हूं कि कला जस्ट लाइक एंगल है, कोण है। कला प्लस अंतर है ना, मतलब कलांतर। संधि विच्छेद यदि करेंगे तो इसका मतलब क्या बोध होता है बाबू? सिर्फ एक तरंग की कला से काम चल जाएगा। इसमें कितना अंतर जब भी निकलता है, घटाव जब भी निकलता है, अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। कलांतर बाबू, कला जुड़ अंतर मतलब कला का अंतर। कला का मतलब आपको हम समझा चुके हैं, ठीक है। कला का मतलब हम समझा चुके हैं आपको। कला जस्ट लाइक एंगल है, ठीक है। तो कला प्लस अंतर की बात हो रही है। अंतर मतलब होता है घटाव, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो घटाव होता है जब, तो बताइए सिर्फ अकेले अकेले घटाव निकल जाएगा? सिंगल सिंगल घटाव निकलता है कि जब हम दो तरंगों की जब तक बात नहीं करेंगे तब तक घटाव निकलेगा, सब्ट्रैक्शन निकलेगा बाबू। हम लोग दो तरंगों की बात करते हैं, मतलब दो तरंगों के बीच जो कला का अंतर होता है, दो तरंगों की अपनी कला का जो अंतर होता है उसको हम कलांतर कहते हैं। जब किसी माध्यम में दो तरंगें जब चलती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो उनके बीच जो कला का, उनके बीच जो कला है उसका जो अंतर होता है, उसी अंतर को बोलते हैं कलांतर। लिखिए आप, परिभाषा लिख लीजिए पहले। किसी माध्यम में किसी माध्यम में चल रही किन्हीं दो तरंगों के बीच कला के अंतर को कलांतर कहा जाता है। दो तरंगों के बीच कला के अंतर को कलांतर कहा जाता है। इसे सामान्यतः फाई से सूचित करते हैं। फाई, देखिए फाई ऐसे कलांतर को इन जनरल बाबू इसी से दिखाते हैं हम लोग, फाई से। इसे सामान्यतः फाई से दिखाया जाता है, ठीक है। ये लिखिएगा, जहां फाई बराबर, यही एंगल है बाबू, इसको हम लोग ओमेगा टी के रूप में भी दिखाते हैं, ओमेगा टी भी लिखते हैं, थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। कलांतर को इन जनरल फाई से दिखाया जाता है, लेकिन जस्ट लाइक हम लोग दो के बीच के हम अंतर दिखा रहे हैं यदि बाबू, दो तरंगों की कला के बीच का अंतर दिखा रहे हैं, हम लोग फाई से उसको दिखाते हैं। लेकिन ये भी किसके टर्म में आएगा? ये भी कोण ही होगा एक तरह का ना, ये भी एक तरह का कोण ही होगा। जस्ट लाइक जब कला में अंतर मतलब कोण में अंतर दिखा रहे हैं तो भी जस्ट लाइक कोण ही होगा। और किसको इंडिकेट कर रहा है? जस्ट लाइक ओमेगा टी को या थीटा को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आप नहीं इसको दिखा दीजिए, लिखना हो दिखा दीजिए यहाँ पर। जस्ट लाइक कलांतर मतलब हो गया कला में अंतर या कोण में अंतर। जैसे इसको डायग्राम से समझिएगा, बात को डायग्राम से समझिए बाबू, डायग्राम से समझिए कलांतर क्या है। जैसे मान लीजिए दो तरंगें किसी माध्यम में चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। किसी माध्यम में दो तरंगें चल रही बाबू, हो सकता है कि एक तरंग जो है हमारा, एक तरंग जो आगे बढ़ रहा है वो कुछ इस तरह से है, उसके माध्यम के कण का जो है हम लोग जो विस्थापन दिखा रहे हैं, एक तरंग के साथ ये है, और एक दूसरा जो दिखा रहे हैं बाबू, जो दूसरा दिखा रहे हैं उसको देखिए। हो सकता है कि कोई तरंग जो है स्टार्ट इससे जस्ट पहले से शुरू हुआ हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बोलिए, ये दो तरंगे जो हैं कह रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है इस तरह से, ठीक है। किसी माध्यम में ये दो तरंगे जो है इस तरह से हम दिखा रहे हैं। देखो ये जो है यहाँ पर, इस चीज को देखिए, समझिए, ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला,
ये जो है इसके बीच का जो एंगल है, यदि हम यहां पर 0 कहें तो ये हो जाएगा बाबू π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 होता है। यहां पर पहुंचेगा तो पाई हो जाएगा, पाई मतलब 180। तो ठीक पहले की हम बात करें यहां पर बाबू, ये हो जाएगा -π/2। ठीक है, तो ये जो है हम कहेंगे कि ये जो है इसके ठीक पीछे है, इसके ब्लू वाला का ठीक पीछे है। दोनों के बीच कालांतर यदि कोई कितना है कोई पूछे, ये शुरू है 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये π/2 पीछे है, मतलब दोनों के बीच का यदि कालांतर है, यहां पर ये दोनों के बीच का जो कालांतर है बाबू, दोनों के बीच, दोनों तरंगों के बीच का कालांतर, यहां पर के बीच कालांतर कोई पूछेगा तो बोलिएगा कालांतर मतलब φ = π/2। एक एंगल है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस तरंग से और इस तरंग के बीच हम देखते हैं गैपिंग, देख रहे हो कितना कम गैपिंग है। 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये -π/2 से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग इस तरंग, ब्लू वाला तरंग और ब्लैक वाला तरंग के बीच का जो कालांतर यदि हम कहेंगे π/2 है। ठीक है, जिसमें ये आगे आगे चल रहा है और ये पीछे पीछे चल रहा है, तो कालांतर कितना हुआ, π/2 हुआ। ऐसे में एग्जाम्पल आपको हम दिखाए हैं, तो आपको दिखाना है तो दिखा दीजिए डायग्राम से, या आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है, दिखा दीजिए डायग्राम के माध्यम से दिखा दीजिए। दोनों तरंगों के बीच कालांतर आपको ध्यान में रहेगा। कालांतर का मीनिंग क्या है, कला, दोनों की कलाओं का अंतर, या इसका जितना कला है और इसका जितना कला है किसी बिंदु पर, हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, उन दोनों के बीच का अंतर देख रहे हैं, तो उसको फाई से हम लोग डिनोट करते हैं। दिखा दीजिए इसे। नेक्स्ट लिखिएगा, इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, तरंगों का अध्यारोपण। तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण, अध्यारोपण। अध्यारोपण जो वर्ड है बाबू आपने पहले भी सुना है। ठीक है, मतलब दो तरंगों का हम लोग संयुक्त प्रभाव देखते हैं, एक दूसरे पर जो ओवरलैप कर रहा है या एक दूसरे के साथ जो संयुक्त प्रभाव दिखा रहा है, वहां पर हम लोग अध्यारोपण की बात करते हैं। यदि मान लीजिए किसी माध्यम में दो तरंगे चल रही हैं, अध्यारोपण जो है बाबू आसानी से दो तरंगों के बीच में हो जाता है, क्योंकि दो या दो से अधिक तरंगे यदि माध्यम में, किसी भी माध्यम में यदि संचरित हो रही हैं, गति कर रही हैं, चल रही हैं, तो कभी भी एक तरंग दूसरे तरंग को डिस्टर्ब नहीं करता, एक तरंग दूसरे तरंग की गति को डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, अध्यारोपित होना अलग बात है, मतलब दोनों का संयुक्त प्रभाव होना अलग बात है, और एक दूसरे को डिस्टर्ब करना अलग बात है। ठीक है, तो दो तरंगे जो है यदि किसी माध्यम में आगे बढ़ रही हैं, तो दोनों तरंगों के कारण जो किसी माध्यम में प्रत्येक कण का विस्थापन की यदि हम बात करें, होता क्या है बाबू, तरंग यदि संचित हो रहा है, हम तरंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर माध्यम के कण का विस्थापन होगा। यदि किसी माध्यम का हम कह रहे हैं प्रत्येक कण का विस्थापन की यदि बात कर रहे हैं, कितना होगा, तो वो विस्थापन दोनों तरंगों के प्रभाव से उत्पन्न होगा। इसीलिए दोनों तरंगों के द्वारा अलग अलग जो विस्थापन उत्पन्न होता है, उनके योग के बराबर होगा परिणामी विस्थापन। परिणामी विस्थापन मतलब माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन होगा, और ये माध्यम का कण का जो परिणामी विस्थापन होता है बाबू, दोनों तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग जो विस्थापन होता है उसके सदिश योग के बराबर होता है। समझे बात, मतलब विस्थापन एक सदिश राशि, इसलिए हमने बोला सदिश योग। सिंपली उसको मतलब क्या करते हैं बाबू, जोड़ते हैं। ठीक है, लिखिए आप परिभाषा पे लिखिए, तरंगों का अध्यारोपण लिखिए पहले। देखिए, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में चल रही दो तरंगों, किसी माध्यम में चल रही दो तरंगों के कारण, किसी माध्यम में चल रही दो तरंगों के कारण, दो तरंगों के कारण, कॉमा दीजिए, माध्यम के प्रत्येक कण, माध्यम के प्रत्येक कण, माध्यम के प्रत्येक कण, प्रत्येक कण का किसी बिंदु पर विस्थापन, परिणामी विस्थापन कर दीजिएगा, माध्यम के प्रत्येक कण का किसी बिंदु पर परिणामी विस्थापन,
परिणामी रिजल्टेंट परिणामी विस्थापन कमा दीजिए, परिणामी विस्थापन कमा दीजिए, दोनों तरंगों से संबंधित अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ देखो बाबू, अर्थात हम ये कह रहे हैं बाबू, यदि इसका मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग देखिए समझिए। अर्थात यदि हम कह रहे हैं कि y1 वेक्टर, y1 सदिश, ठीक है, ये प्रथम तरंग, पहला तरंग जो है, पहला तरंग से संबंधित विस्थापन है, y2 कह रहे हैं बाबू, y2 वेक्टर दूसरे तरंग द्वारा से संबंधित विस्थापन है ये, तब एवं y वेक्टर हम लिख रहे हैं बाबू, y वेक्टर, इन दोनों का परिणामी विस्थापन, ये परिणामी विस्थापन है, परिणामी विस्थापन, इसको लिखना होगा यदि y वेक्टर बराबर, y वेक्टर जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, ठीक है। यदि दो तरंगे एक ही दिशा में, जब सदिश योग याद कीजिए, आप लोग वेक्टर पढ़े थे, वेक्टर विस्थापन एक सदिश राशि है, आप लोगों ने सदिश पढ़ा था 11th क्लास में। जब एक ही दिशा में दो बल जब लगता था एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों बलों को हम सिंपली जोड़ देते थे, ठीक है। और जब दो बल विपरीत दिशा में लगते थे बाबू तो माइनस होता था। तो बताइए यहां पर, जब दो तरंगे एक ही दिशा में चल रही दो तरंगों के लिए जो परिणामी विस्थापन होगा, मतलब y जो होगा बाबू, वो सिंपली y1 प्लस y2, यही ना, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग सिंपली। अब विपरीत दिशा में चल रहा हो, एक ही दिशा में है ना, समान दिशा में, और विपरीत दिशा के लिए हम लोग यही बात कर रहे हैं। विपरीत दिशा की यदि बात करें बाबू हम लोग, विपरीत दिशा में चल रही दो तरंगों के लिए जो परिणामी विस्थापन होगा वो होगा y इक्वल टू y1 माइनस y2। कैसे लिखते थे आप लोग, परिणामी जो सदिश होता था, यदि दो एक विपरीत दिशा में काम करे दो बल, ठीक है, तो आप परिणामी बल लिखते थे Fr इक्वल टू F1 माइनस F2। यदि एक बल इधर काम कर दे F1 और एक बल इधर काम करे, ठीक है, तो परिणामी विस्थापन लिखते थे, परिणामी बल लिखते थे बाबू F1 माइनस F2, इस तरह से घटाते थे। और जिस डायरेक्शन में जो है मतलब जो प्रभावी बल होगा, यदि F1 प्रभावी बल है F2 के रिस्पेक्ट में, तो F1 माइनस F2, यदि F2 प्रभावी बल है तो F2 माइनस F1, डायरेक्शन उसका पलट जाएगा सिर्फ, और कुछ नहीं। F1 माइनस F2 लिख रहे हैं बाबू, यदि ये प्लस में आ रहा है हमारा, माइनस करने पर इसका मतलब प्रभावी बल इधर है, डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, यदि माइनस में आ रहा है तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा। क्लियर है? ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको लिखे हैं, इसको उतार लीजिए। आप लोग इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक की ओर अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तरंगों का व्यतिकरण। तरंगों का व्यतिकरण, तरंगों का व्यतिकरण, तरंगों का व्यतिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आगे चलकर हम देखेंगे, व्यतिकरण पढ़ लेने के बाद यंग ने जो है इस पर कैसे इसका एक्सपेरिमेंट किया था,
प्रयोग किया था बाबू, और जो फ्रिंजें प्राप्त की थी दीप्त और अधिक फ्रिंज एक पर्दे पर, ठीक है, पैटर्न जो प्राप्त हुआ था वो पैटर्न को जो है खूब ढंग से जो है डायग्राम यहाँ बना के मैं समझाऊंगा आपको आगे चलकर। लेकिन यहाँ पर पहले तरंगों का व्यतिकरण समझिए, व्यतिकरण होता क्या है, ठीक है। देखिए व्यतिकरण क्या होता है, मैं इसका वीडियो भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है, लैपटॉप वगैरह से, लैपटॉप के माध्यम से मैं आपको कनेक्ट करके वीडियो भी दिखा दूंगा। पहले समझिए बात को, तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण क्या है बाबू, जब दो तरंगे, हम दो तरंगे ले रहे हैं किसी माध्यम में, जब वो समान आवृत्ति की होती हैं, एक ही आवृत्ति का हम तरंग ले रहे हैं, आगे चलकर हम प्रकाश तरंग के लिए जब देखेंगे तो कुछ कंडीशन मैं लिखवाऊंगा आपको, उस कंडीशन को फुलफिल करना होगा। ये पहले व्यतिकरण को समझ लीजिए। जब दो तरंगे समान आवृत्ति की हैं, एक ही आवृत्ति की हैं, और किसी माध्यम में एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, किसी माध्यम में एक ही दिशा में बढ़ रही या चल रही समान आवृत्ति की दो तरंगे जब आपस में अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होता है बाबू, वो दोनों तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से अलग होता है। फिर समझिएगा, बात को समझिए ध्यान से। हम लोग यहाँ पे तो परिणामी विस्थापन लिखे थे y बराबर y1 प्लस y2, सिंपली जोड़ दिया हमने, ठीक। लेकिन जब तीव्रता की हम बात करते हैं बाबू, ये विस्थापन की हमने बात किया था, y का आपने सिंपली लिखा था, जब दो तरंगे आगे बढ़ रही हो सिंपली हमने जोड़ दिया था। लेकिन तीव्रता के लिए नहीं होता, सिंपली जोड़ दीजिएगा तो आपको परिणामी तीव्रता मिल जाएगा, दोनों तरंगों की तीव्रता वाला जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है। बात को समझिए, मैं बोल रहा हूं किसी माध्यम में चल रही समान आवृत्ति की दो तरंगे जब आपस में अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपण जो भी पढ़े आप लोग, ठीक है, अध्यारोपित होती हैं, तब क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर। हम लोग माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर यदि देखें तो परिणामी तीव्रता, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान, परिणामी तीव्रता मतलब ये आई जैसे लिखा हुआ है, यहां पर हम लिखेंगे IR, ये परिणामी तीव्रता हो जाएगा, है ना, रिजल्टेंट तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इंग्लिश में इसको इंटेंसिटी बोलते हैं, इसलिए पहला अक्षर आई से लेकर उसको नोट करते हैं। ये कभी ऐसा नहीं मिलेगा I1 प्लस I2 या फिर I1 माइनस I2, ये नहीं मिलेगा, समझे बात। I1 प्लस I2 जो है इस तरह से बाबू, इसके बराबर नहीं आएगा, इससे अलग आता है, इन दोनों के योग से अलग आता है, ठीक है, इसके बराबर आपको नहीं आता। I1 प्लस I2 दोनों तीव्रताओं के सिंपली योग के बराबर नहीं आता, बल्कि कहीं कहीं तीव्रता जो होता है बाबू ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है, दोनों के योग से काफी ज्यादा बढ़ जाता है तीव्रता, या फिर हम लोग कहते हैं कि या इन दोनों के योग से काफी ज्यादा घट जाता है। ये IR का मान जो है ये I1 प्लस I2 इन दोनों तीव्रताओं को जोड़ने पर या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यहां बढ़ जाएगा, इसलिए हम ग्रेटर देन यहां साइन देके क्या लिखे हैं, बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा, और इसको लिखे हैं बाबू घट जाएगा। कहीं पर बहुत ज्यादा घट जाता है और यहां पर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है बाबू इसी को बोलते हैं व्यतिकरण, मतलब माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता है, ठीक है, दोनों तरंगों के प्रभाव से जो हमें परिणामी तीव्रता प्राप्त हो रहा है, उन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से अलग प्राप्त होता है। अलग बोल दिया मतलब अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब बराबर नहीं, वो विस्थापन की तरह नहीं, ये जो हमने लिखा था इसकी तरह नहीं, ठीक है, ये कभी इसके योग के बराबर नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह की जो घटना होती है, कहीं माध्यम में कहीं पर तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ गया और कहीं पर तीव्रता बहुत ज्यादा घट गया या लगभग शून्य हो गया, ठीक। तो हम लोग इस घटना को बोलते हैं बाबू व्यतिकरण, इसी को बोला जाता है व्यतिकरण। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी माध्यम में चल रही एक ही दिशा में चल रही समान आवृत्ति की दो तरंगे जब आपस में अध्यारोपित होती हैं, तब उन दोनों तरंगों के प्रभाव से जो परिणामी तीव्रता है मतलब IR है,
उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से, उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से अलग, विभिन्न, ठीक है, उसके बराबर नहीं, अलग प्राप्त होती है। कहीं पर यह तीव्रता जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कहीं पर तीव्रता ये बहुत ज्यादा घट जाता है। इस आधार पे मैं आपको दो इसका प्रकार बताऊंगा। एक प्रकार हो जाता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा का नाम है विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी में बाबू जहां बढ़ जा रहा है वहां पे संपोषी मतलब पोषण कर रहा है, नाम ही है संपोषण। जब आपका पोषण होता है, किसी चीज का पोषण होता है तो उसका बढ़ता है, वो है ना, उसमें वृद्धि होती है जहां पोषण होता है। जहां पोषण नहीं होता है, ठीक है, किसी चीज का पोषण आप कर रहे हैं तो उसकी वृद्धि होगी। जैसे पेड़ पौधों का पोषण कर रहे हैं, पौधा आप लगाते हैं, मान लीजिए पानी नहीं डालिए आप उसमें, है ना, उर्वरक उसके लिए नहीं डालिए, जो भी है उसके लिए खाद, जिस तरह का भी खाद आपको डालना है उसमें नहीं डाल रहे हैं, पोषण नहीं कर रहे हैं रोज रोज, क्या उसकी वृद्धि हो पाएगी? हो सकता है कि वो आपको या वृद्धि रुक जाए या फिर सूख जाए। तो पोषण करना पड़ता है। तो पोषण करने से कोई चीज बढ़ेगा ही, उसका नाम है संपोषी, नाम है बाबू संपोषी। ये पोषण से ही वर्ड बना है संपोषी, ठीक है। तो संपोषी मतलब यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, ये वाला केस होगा जिसमें तीव्रता आपको बढ़ जा रहा है, ये वाला देखिए परिणामी तीव्रता बढ़ जाएगा। और जब हम विनाशी बोलेंगे, विनाशी का मतलब ये विनाश हो गया, ठीक है, इसका मतलब इसमें घट जाएगा। अब दो टाइप बताएंगे इसको, एक बार फिर से रिपीट करूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इसके बाद मैं स्टॉप करूंगा इसको। देखिए ध्यान से, किसी माध्यम में एक ही दिशा में चल रही समान आवृत्ति की दो तरंगें, समान आवृत्ति की दो तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं, तब माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होता है, इन दोनों तरंगों के प्रभाव से परिणामी तीव्रता, उन दोनों की तीव्रताओं के अलग अलग जो तीव्रताएं, जो अलग अलग तीव्रताएं हैं बाबू, उसके योग से हमें विभिन्न प्राप्त होता है, अलग प्राप्त होता है, भिन्न प्राप्त होता है ना। या कहीं पर तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कहीं पर तीव्रता बहुत ज्यादा घट जाता है। इस घटना को बोलते हैं तरंगों का व्यतिकरण। लिखिए आप परिभाषा, लिखिए, पहले परिभाषा लिखिए, स्टार्ट कीजिए। किसी माध्यम में एक ही दिशा में, किसी माध्यम में एक ही दिशा में चल रही, एक ही दिशा में चल रही समान आवृत्ति की दो तरंगें, समान आवृत्ति की दो तरंगें, समान आवृत्ति की दो तरंगें, दो तरंगें आपस में जब अध्यारोपित होती हैं, तब माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, और ब्रैकेट में इसको लिख दीजिएगा IR, परिणामी तीव्रता ब्रैकेट में लिख दीजिएगा IR, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता ब्रैकेट में लिखिए IR, कमा दीजिए। दोनों तरंगों की अलग अलग, दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं, दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग, दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग, दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से या तो अधिक, या तो अधिक, या तो बहुत अधिक कर दीजिएगा, या तो बहुत अधिक, या तो बहुत अधिक, या तो बहुत अधिक, या बहुत कम, या बहुत कम, या बहुत कम,
अथवा शून्य कर दीजिएगा, बहुत कम अथवा शून्य। बहुत कम बोल दें, बहुत कम मतलब शून्य के क्लोज भी पहुंच सकता है, शून्य भी हो सकता है। वो बहुत कम अथवा शून्य प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। इस घटना को खड़ी पाई के बाद भी लिख सकते हैं, प्राप्त होता है के बाद खड़ी पाई दीजिए, उसके बाद इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहा जाता है। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहा जाता है। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहा जाता है। तरंगों का व्यतिकरण कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? अब लिखिएगा व्यतिकरण के प्रकार, तरंगों के व्यतिकरण के प्रकार, व्यतिकरण के प्रकार, तरंगों के व्यतिकरण के प्रकार लिखिएगा, तरंगों के व्यतिकरण के प्रकार लिखिएगा। पहला है बाबू, फर्स्ट का नाम है संपोषी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। पहला जो प्रकार है उसका नाम है संपोषी व्यतिकरण, और जो दूसरा प्रकार है बाबू उसका नाम है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको बोलते हैं बाबू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशी व्यतिकरण को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, पढ़ा लिखिएगा। फर्स्ट संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण परिभाषा तो उसी टाइप से होगा बिल्कुल, बस एक जगह जो जहां पे बढ़ जा रहा है उसका नाम दे दीजिएगा संपोषी व्यतिकरण, और जहां पे घट जा रहा है उसका नाम देंगे विनाशी व्यतिकरण। और जब प्रकाश तरंगों के लिए हम लोग देखेंगे बाबू, तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण जहां प्राप्त होगा वहां पे जो है दीप्त मतलब काफी ज्यादा प्रकाशमान, दीप्त मतलब होता है प्रकाशमान फ्रिंज प्राप्त होता है, चमक रहता है वहां पे। और जहां पे विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होगा वहां पे होगा अंधेरा, है ना, काला जो है ब्लैक स्पॉट प्राप्त होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अदीप्त फ्रिंज। तो हम लोग देखेंगे यंग के जो प्रयोग हुआ था बाबू, उसी प्रयोग में पर्दे पर जो पैटर्न प्राप्त हुआ था, अल्टरनेट पैटर्न, कभी आपको दीप्त, दीप्त के ठीक नीचे अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस तरह से एक पैटर्न प्राप्त हुआ था फ्रिंजों का, इसका नाम फ्रिंज दिया जाता है। तो हम लोग संपोषी व्यतिकरण पर लिखते हैं बाबू। संपोषी व्यतिकरण आप समझ गए हैं कि संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, वही परिभाषा है, वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। जो परिणामी जो तीव्रता होगा बाबू, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से बहुत अधिक बढ़ जाएगा। समझे बात? जो बढ़ जाएगा तो वहां पे चमक पैदा होगा, कहीं पर चमकीला, कहीं पर अंधेरा, फिर चमकीला, फिर काला, है ना। इस तरह से कभी कहीं ब्राइट तो कभी डार्क, कभी ब्राइट तो कभी डार्क, इस तरह से जो है प्राप्त होता है अलग अलग बिंदुओं पर। तो इस घटना का नाम है व्यतिकरण। लिखिए आप संपोषी व्यतिकरण लिखकर डैश दीजिए उसको। परिभाषा मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, उसको अलग से जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं अलग से रटने की जरूरत है। फिर वही बात बोल रहा हूं मैं, खाली क्या बोल दूंगा मैं, बहुत अधिक इसमें बढ़ जाता है। और जब विनाशी के बारे में बोलेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, बहुत अधिक घट जाता है या शून्य हो जाता है। ठीक है, बहुत अधिक घट जाता है अथवा शून्य हो जाता है, उसके लिए हम विनाशी व्यतिकरण की बात करेंगे। जो व्यतिकरण की परिभाषा है वही है, सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, उसमें लिखवा देंगे। उसमें दोनों कंबाइन कर दिए, या तो बढ़ जाता है या बहुत अधिक घट जाता है। कहीं भिन्न बिंदुओं पर देखा जाए तो कहीं बढ़ जाता है तो कहीं पर बहुत ज्यादा घट जाता है। अब लिखिए अलग से संपोषी व्यतिकरण की लिखिए। किसी माध्यम में एक ही दिशा में, देखिए वही रिपीट हो रहा है, किसी माध्यम में एक ही दिशा में चल रही समान आवृत्ति की दो तरंगें जब आपस में अध्यारोपित होती हैं, तब माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, सभी बिंदु नहीं बोला जा रहा है,
माध्यम के कुछ बिंदुओं पर बढ़ जाता है, इसका मतलब दोनों रहता है साथ साथ, ठीक है। डार्क भी रहेगा, ब्राइट भी रहेगा, कहीं पर तीव्रता बढ़ेगा भी, कहीं पर घटेगा भी। एक का दीप्त नाम पड़ेगा, दूसरा का नाम अदित पड़ेगा। प्रकाश, जब प्रकाश के बारे में पढ़िएगा तो प्रकाश पर जो लिखवाएंगे तो उसको तो अलग से। हाँ, क्या लिखे बाबू? कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जो लिखे थे बाबू, परिणामी तीव्रता ब्रैकेट में लिखिए IR, परिणामी तीव्रता ब्रैकेट में लिखिए IR, कॉमा दीजिए, परिणामी तीव्रता कॉमा दीजिए, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के, उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से बहुत अधिक बढ़ जाता है, योग से बहुत अधिक बढ़ जाता है, योग से बहुत अधिक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है, इस घटना को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। और दिखाई देगा कब? जब यंग का प्रयोग आपको हम दिखाएंगे बाबू बोर्ड पर या वीडियो के माध्यम से, जैसे भी हो, तो उस समय आपको बाबू एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा कि हाँ, कहीं पर जो है उजाला है तो कहीं पर अंधेरा है, कहीं पर दीप्त है तो कहीं पर अदीप्त है। इस तरह से जो है जब पैटर्न आप देख लीजिएगा तब आपको ये दिमाग में एकदम पिक्चर बन जाएगा कि व्यतिकरण होता क्या एक्चुअली। क्लियर है? तो यहां तक डाउट है वो किसी को? अब नेक्स्ट लिखिए, सेकंड लिखिए विनाशी व्यतिकरण, दूसरा लिखिए विनाशी व्यतिकरण, सेकंड लिखिए विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। परिभाषा भी उसी टाइप का रहेगा। यहां पर क्या बोलेंगे बाबू कि दोनों तरंगों की जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता मतलब IR, दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से बहुत कम या शून्य प्राप्त होता है। शून्य होगा तो एकदम काला, एकदम ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, उजला काला, उजला काला, उजला काला, है ना। कहीं पर उजाला तो कहीं पर काला, मतलब उजाला का मतलब हो गया वहां पर है ब्राइट फ्रिंज, और जो काला है वहां पर डार्क फ्रिंज, ठीक है। दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज, इस तरह नाम दिया जाएगा प्रकाश के लिए। लिखिए पहले विनाशी व्यतिकरण लिखे बाबू, परिभाषा लिखिए देकर। किसी माध्यम में, किसी माध्यम में एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में समान आवृत्ति की दो तरंगे, एक ही दिशा में चल रही समान आवृत्ति की दो तरंगे, एक ही दिशा में चल रही समान आवृत्ति की दो तरंगे, दो तरंगे जब आपस में अध्यारोपित होती हैं, जब आपस में अध्यारोपित होती हैं, आपस में अध्यारोपित होती हैं, तब आपस में अध्यारोपित होती हैं, तब माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, ब्रैकेट में फिर IR लिखिए, परिणामी तीव्रता IR दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं, दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं मतलब I1 एंड I2, ठीक है। लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना होगा तो I1 एंड I2, I1 एंड I2 ब्रैकेट में लिख दीजिए। दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं, एक I1 है दूसरे के लिए I2 है। I1 एंड I2 के योग, योग मतलब जोड़ के योग, अलग अलग तीव्रताओं, और ब्रैकेट में लिख दीजिए I1 एंड I2 के योग, I1 एंड I2 के योग से बहुत कम, अथवा शून्य प्राप्त होता है,
बहुत कम अथवा शून्य प्राप्त होता है। बहुत कम अथवा शून्य प्राप्त होता है, या तो बहुत कम प्राप्त होगा या शून्य प्राप्त हो जाए। शून्य प्राप्त हो जाए तो और अच्छा एकदम स्पष्ट दिखेगा आपको कि डार्क काला स्पॉट दिखाई देगा आपको, ठीक है। बहुत कम अथवा शून्य प्राप्त होता है। इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है, ठीक है बाबू, विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। अब नोट में लिखिए जस्ट नीचे, तो नोट में वहीं पर लिखिए, नोट में लिखिए जस्ट नीचे देखिए, प्रकाश तरंगों के नोट भी लिखवा रहे हैं आपको अलग से नीचे। प्रकाश तरंगों के संपोषी व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों के संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में, अवस्था में लिखिए, संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में, प्रकाश तरंगों के संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में, प्रकाश तरंगों के संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में दीप्त फ्रिंज, दीप्त मतलब होता है प्रकाशित, है ना, दीप्त फ्रिंज दिखाएंगे आगे चलकर बाबू, जब यंग का प्रयोग बताएंगे तो दीप्त फ्रिंज, दीप्त मतलब होता है ब्राइट, चमकीला, है ना, ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, दीप्त फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। हाँ हाँ लिख लीजिए, प्रकाश तरंगों के संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में, नोट में लिखवा रहे हैं, प्रकाश तरंगों के संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में, संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में दीप्त फ्रिंज माध्यम में उस बिंदु पर क्या प्राप्त होगा, वो दीप्त फ्रिंज चमकीला होगा, वहां पर उजाला टाइप का दिखेगा। दीप्त फ्रिंज एवं विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में, विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में, विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में अदीप्त, इसी के आगे हम जोड़ दे रहे हैं अदीप्त। अदीप्त मतलब हो गया डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, काला टाइप का स्पॉट दिखाई देगा आपको, ठीक है। आगे चर्चा होगी इस पर, दिखाई देगा आपको, बोर्ड पर ही सब दिखाई देगा, ठीक है। अदीप्त फ्रिंज जो है हम लोग प्राप्त करेंगे, एक दीप्त फ्रिंज, दूसरा अदीप्त फ्रिंज, ठीक है, प्राप्त होता है विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में। अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं डार्क फ्रिंज। यहाँ पे काला स्पॉट दिखाई देगा, इसमें यहाँ उजाला यहाँ काला, ठीक है। अपनी भाषा में समझने के लिए इसको उजाला, यहाँ पे काला, उजाला काला, ठीक है। डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है, डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है। क्लियर बाबू यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर से लिखिए। अब लिखिए, तरंगों के व्यतिकरण, तरंगों के व्यतिकरण के दौरान परिणामी तीव्रता, तीव्रता मतलब IR, इसको हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, का निगमन। निगमन का मतलब क्या होता है बाबू, कि हम लोग इसको डिराइव करने जा रहे हैं, फॉर्मूला जो है प्राप्त करने जा रहे हैं। निगमन का मतलब वही होता है, का निगमन, डिराइवेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यूरिंग क्या, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको लगा लीजिएगा BBI, परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको BBI लगाइए। चलिए अब समझिएगा, हम यहां पर मानते हैं उसी तरह से जब हम लोग व्यतिकरण की बात कर रहे हैं तो हमें दो तरंगे लेना पड़ेगा। किसी माध्यम में एक ही दिशा में चल रही दो तरंगों पर हमें विचार करना पड़ेगा, ठीक है। और तरंग का बाबू समीकरण क्या होता है, मैंने आज बताया है आपको। तरंग का समीकरण बताइए क्या होता है, तरंग का समीकरण y इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, बोलो, A sin ओमेगा टी, यही ओमेगा टी, इसके बदले हम यही बोले थे कि ये एंगल होता है, ओमेगा टी लिखिए चाहे थीटा लिखिए, है ना।
आप फार्मूला जबकि पढ़े थे, याद कीजिए 11th क्लास में रोटेशन जब पढ़ रहे थे तो ओमेगा इक्वल टू पढ़े थे थीटा अपॉन टी। यहां से जब देखिएगा तो थीटा क्या मिलेगा आपको, ओमेगा इंटू टी। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है, हम लोग ओमेगा टी के टर्म में हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो ये किसी तरंग के लिए हम विस्थापन से संबंधित जो विस्थापन है, माध्यम के कण का जो विस्थापन है उसका समीकरण हम लिखे थे आपको। ठीक है, तो परिणामी हम विस्थापन पर यहां पहुंचेंगे y पर, परिणामी विस्थापन पर, लेकिन पहले हम लोग दोनों तरंगों के लिए अलग अलग विस्थापन की यदि हम बात कर रहे हैं यदि, तो एक के लिखेंगे y1 और उसके लिए हम लोग a1 और इस तरह से साइन ओमेगा टी, और एक दूसरा तरंग होगा y2 उसके लिए a2 साइन ओमेगा, दोनों में कलांतर होगा बाबू, दोनों के बीच कलांतर होगा। कलांतर यदि नहीं होगा, जीरो होगा कलांतर, दोनों का समीकरण जो है बाबू खाली ये बदलेगा और ये ओमेगा टी कोण में अंतर नहीं आएगा, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5। जब कलांतर की बात किए थे जस्ट पहले हम पढ़ाए थे आपको कलांतर, इसको दिखाया थे बाबू 5 से। तो कलांतर यदि होगा दो माध्यमों, ये दो तरंगों के बीच में, तो ए को जब दिखाएंगे बाबू तो उसमें हम लोग खाली 5 जोड़ देंगे, ओमेगा टी इसका दिखा है, ये 5 जोड़ देंगे। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर जब निकालिएगा कलांतर का, इतना माइनस इतना करके देखिए, ओमेगा टी प्लस 5 और माइनस ओमेगा टी कीजिएगा बाबू तो घट के कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो कलांतर हम बोलेंगे दोनों तरंगों के बीच का कलांतर कितना है, 5 है। तो हम लोग दोनों समीकरण का इस्तेमाल करेंगे बारी बारी से, लेकिन पहले आप लैंग्वेज लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लिखिए पहले, माना कि समान आवृत्ति की दो तरंगें, समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं, जिनसे संबंधित विस्थापन y1 और y2 लिख लीजिएगा, जिससे संबंधित विस्थापन y1 और y2, जिससे संबंधित विस्थापन y1 और y2, जिससे संबंधित विस्थापन y1 और y2 एवं संबंधित आयाम a1 और a2, एक का a1 और दूसरा का a2, संबंधित आयाम a1 और a2 हैं, a1 और a2 हैं, संबंधित आयाम a1 और a2 हैं। छोटा वाला लिखिएगा यहाँ पर, छोटा वाला यहाँ बोर्ड पे देखिए उंगली रख रहे हैं, a1 और a2 ये है विस्थापन y1 और y2 और आयाम है a1 और a2। ठीक है, a1 और a2 हैं। किसी क्षण, बड़ी पाई के बाद किसी क्षण t पर मतलब समय हो गया t पर, इन तरंगों के बीच का कलांतर फाई है। इन तरंगों के बीच का कलांतर आपको फाई है। इन दोनों तरंगों के बीच कलांतर कितना है बाबू, फाई है। तब तरंग समीकरण से हम इसे निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। y1 इक्वल टू बाबू, निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। y1 इक्वल टू हम लिख रहे हैं a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट समीकरण। उसके बाद लिख रहे हैं बाबू, और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी और प्लस 5, ध्यान दीजिएगा ये
क्यों भाई, कलांतर हम कितना बोले बोले थे ना आपको, दो तरंग अभी बनाकर दिखाए थे बाबू आगे पीछे इस तरह से, तो वो यहां से स्टार्ट किए थे, बोले थे दोनों के बीच का कलांतर फाई है। तो इसका समीकरण यदि लिखा हुआ है a1 sin ओमेगा टी, तो दूसरे का यदि ये आगे है तो हम लिखेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव, सिर्फ फाइव जोड़ देंगे हम लोग। फाइव क्या है, कलांतर दोनों के बीच में, कला का अंतर मतलब कितना आगे है, कितना कोण से वो आगे है ना, यही हुआ कलांतर, कितने कोण से आगे है या पीछे है। ठीक है, दोनों बात कर सकते हैं हम लोग, यदि पीछे रहेगा तो हम लोग यहाँ माइनस दिखा देंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव मतलब ये कलांतर को इंडिकेट कर रहा है। अब समझिए बात को, हम लोग परिणामी विस्थापन लिखे थे बाबू, अध्यारोपण अभी पढ़े हैं तरंगों का अध्यारोपण। परिणामी विस्थापन क्या लिखे थे बाबू, परिणामी विस्थापन तब अध्यारोपण सिद्धांत से, ऊपर में पढ़े आप लोग अध्यारोपण, अध्यारोपण सिद्धांत से परिणामी जो विस्थापन होगा, परिणामी विस्थापन ये लिखे थे हम लोग y इक्वल टू, दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो क्या होगा y1 प्लस y2, लिखेंगे ना बाबू, दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो हम लिखेंगे ना परिणामी विस्थापन y इक्वल टू y1 प्लस y2, लिख दिए हम लोग। तो y इक्वल टू y1 क्या है हमारा a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लिख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा आप लोग, परिणामी विस्थापन अभी लिख रहे हैं बाबू, आगे चलकर देखिएगा हम लोग पहुंचेंगे आयाम तक, फाइनल आयाम तक पहुंचेंगे और परिणामी तीव्रता तक पहुंचेंगे, उसका फॉर्मूला हम लोग को प्राप्त करना है। लेकिन धीरे धीरे वहीं से स्टार्ट करेंगे, विस्थापन से शुरू करेंगे और हम लोग जब परिणामी तीव्रता पर हम लोग पहुंचेंगे। y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, जैसे है उसको लिख दीजिए a1 साइन ओमेगा टी। इसको बाबू जरा फॉर्मूला हमें बता दीजिए, a2 छोड़ रहा हूं मैं, और इसका जरा फॉर्मूला बताओ, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। त्रिकोण में आप लोग पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जल्दी बोलो, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जल्दी बोलिए, साइन a प्लस, बोलिए जल्दी फॉर्मूला। देखो ये a के स्थान पर है और ये b के स्थान पर है, तो मैं लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी और इंटू कॉस फाइव, ये a हो गया, ये b हो गया, साइन a इंटू कॉस b और प्लस कॉस a इंटू साइन b, मतलब कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाइव। बोलिए देखिए तो ध्यान से, होगा ना बाबू, देख लीजिए आप लोग, फार्मूला पढ़े हैं ना आप लोग, साइन a प्लस बी का उसी आधार पे लिखा गया है, साइन a प्लस बी फार्मूला होता है, ट्रिगो में पढ़ चुके हैं आप लोग 11th क्लास में, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, इसी का यूज किया गया। ठीक है, हम इसी का यूज किए यहाँ पर, ये फार्मूला होता है। अब आइए, अब देखो हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, छोड़ रहे हैं इसको पहले और इसको तोड़ रहे हैं, ब्रैकेट तोड़ रहे हो, a2 साइन ओमेगा टी और इंटू कॉस फाइव है, कॉस फाइव आ जाएगा, ओमेगा टी एक साथ है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, अलग अलग मत लिख दीजिएगा, ओमेगा टी साथ साथ है, इंटू कॉस फाइव अलग है। इसके बाद प्लस, फिर तोड़िए मल्टीप्लाई करके, a2 कॉस ओमेगा टी एक साथ ही ये ओमेगा टी, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन फाइव। क्लियर है यहां तक, देख लीजिए आप लोग। और जो कॉमन हो रहा है बाबू, साइन ओमेगा टी यहां से कॉमन दिख रहा है दोनों में, इसको बाहर निकालते हैं, y इक्वल टू यहां से a1 मिलेगा जो कॉमन निकालेंगे, तो साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल रहे हैं, अब प्लस यहां क्या बचेगा a2 cos फाइव, a2 cos फाइव यहां लिख देंगे साइन ओमेगा टी, ठीक, बाहर निकाल दिए। इधर देखिएगा प्लस, देखो बाबू यहां पर cos ओमेगा टी है तो साइन फाइव इधर लाइए, a2 साइन फाइव एक साथ लिख दीजिए और cos ओमेगा टी को एक साथ लिख दीजिए। ठीक, हमने सेट कर दिया। यहां तक किसी को डाउट है, बोलिए, यहां तक किसी को डाउट है बाबू? चलिए आगे बताएं, उधर बताएं कि इसको उतार लीजिएगा, पहले इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है, नहीं उधर जगह कम है। देखिए यहाँ पे माना कि यहां पर मानेंगे और एज्यूम करेंगे, पहले माना कि a1 प्लस a2 cos फाइव को हम
जो फाइनल जो परिणामी जो आयाम मिलेगा हमें, ये a1 a2 तो दोनों का अलग अलग आयाम है, लेकिन जो परिणामी आयाम के टर्म में हम लिख रहे हैं a, बड़का a मतलब दोनों तरंगों के प्रभाव से जो परिणामी आयाम मिलेगा बाबू वो a होगा हमारा, और यहाँ पे लिख रहे हैं a cos थीटा, माना गया है। और आगे चलकर ये रिप्लेस हट जाएगा। देखिएगा हम कुछ कैसे मानते हैं आप लोग, x या y मानते हैं आप लोग शुरू में, और लास्ट में क्या होता है वो हट जाता है, x y निकाल देते हैं, उसका वैल्यू निकाल देते हैं, आप आंसर मिलता है आपको। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर माने हैं तो माना हुआ चीज तो रहेगा नहीं, आगे चलकर इसका जो है ये हट जाएगा। ठीक, हम ये क्या है हमारा यहाँ पर परिणामी तीव्रता है। और यहाँ पर एक चीज और मान रहे हैं, बगल में देखिए यहाँ पर a2 sin phi है, a2 sin phi को मान रहे हैं a sin थीटा। तो पूछेगा जहां a क्या है बाबू, तो a बोलिएगा दोनों तरंगों का परिणामी आयाम है, परिणामी आयाम, इतना नोट कीजिए पहले आप, परिणामी आयाम। इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर, इसको लिख दीजिएगा बाबू ये वाला समीकरण 3, ये लिखाएगा समीकरण 3, और ये वाला लिख दीजिएगा समीकरण 4, और नीचे लिख दीजिएगा जहां ए आपका परिणामी आयाम है। इतना नोट कर दो फटाफट जल्दी से, इसको नोट कीजिए, हम इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी कीजिए, मिटाना पड़ेगा। दिख रहा है सबको ना? जहां कहीं भी किसी को डाउट लगे बाबू पूछ लीजिए। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिए। y है बाबू, हम पहला जो फर्स्ट तरंग जो है, पहला तरंग है, उसके लिए विस्थापन का, उससे संबंधित जो माध्यम की कण का जो विस्थापन है उसका समीकरण लिख रहे हैं y1 a1 sin ओमेगा t। हम पहले भी बताएं कि समीकरण कैसे लिखा जाता है, y1 a1 sin ओमेगा t। ये y1 क्या है बाबू, विस्थापन है, a1 क्या है, माना कि इसमें लिखवाया था लैंग्वेज, आप उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, a1 है पहले तरंग का आयाम, और ओमेगा t क्या होता है बाबू, क्या होता है, ये कला होता है, पहले तरंग की कला हो गई। चलिए दूसरा हम लिखे हैं y2 दूसरे तरंग के लिए y2 उसी प्रकार y2 a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ मतलब कलांतर यह है, दोनों तरंगों के बीच कलांतर फाई है, और कला पूछा जाएगा दोनों दूसरे तरंग का कला बताइए तो ओमेगा t प्लस फाई, इसके लिए कला होगा दूसरे तरंग के लिए ओमेगा t प्लस फाई, और पहले तरंग के लिए ओमेगा t ओनली। इसको माने दूसरा समीकरण। अब अध्यारोपण का सिद्धांत जो आप लोग पढ़े थे, जोड़े थे आप लोग सिंपली, परिणामी विस्थापन इक्वल टू होता है y1 प्लस y2। हमने जोड़ा सिंपली बाबू, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चला तो हम लोग जोड़ दिए साहब। y इक्वल टू पहला तरंग का देखिए a1 sin ओमेगा t था, y1 के स्थान पर लिखा इसको और y2 के स्थान पर लिखा इसको। ठीक, ये जैसे वैसे उतार दिए हम, a1 sin ओमेगा t, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a2 है बाबू, अब इसका फार्मूला होता है, त्रिगो में फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, हमने इसका यूज किया। a2 sin ओमेगा t इंटू कॉस फाई फॉर्मूला ही होता है, प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई। अब आई a1 sin ओमेगा t जैसे के तैसे उतार दिए, a2 ब्रैकेट तोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, a2 से खाली मल्टीप्लाई किए इसमें और इसको उतार दिए, वही चीज है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके गुना करके दोनों को हम यहाँ पे नीचे लिखे हैं, फिर इसमें गुना किए a2 से और इसको लिख दिए। ठीक है, तो बताओ बाबू हमको फाइनल क्या मिलेगा, y इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई। ध्यान दीजिए इन दोनों में देखिएगा कॉमन दिख रहा है साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी कॉमन है आपको, इसको हम क्या करेंगे बाबू, बाहर निकाल देंगे, ओमेगा टी को बाहर, साइन ओमेगा टी को बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पर a1 बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा a2 cos फाई बचेगा। इसको बाहर निकाल दिए, दोनों में कॉमन था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, फिर बगल में क्या है a2, यहाँ पे साइन फाई है, साइन फाई को पहले लिखिए और बगल में हो जाएगा cos ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो बाबू हम इसको यहाँ पे माना गया, और माना हुआ चीज जो है बाद में जो है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे कैसे मैथमेटिक्स में आप मानते हैं कि संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, लास्ट में उसको रिप्लेस करके जो है फाइनल आपका आंसर प्राप्त करते हैं। ठीक, उसका यहाँ पर माना गया से a1 प्लस a2 मानने से क्या फायदा होगा, हम अभी बता रहे हैं आपको। a1 प्लस a2 cos फाई को माना गया a cos थीटा और a2 sin फाई को माना गया a sin थीटा। इससे फायदा क्या होगा अब हम आगे दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा रहे हैं, सिर्फ इसको नीचे वाला का छोड़ देंगे। देखिए आप तो उतार भी रहे हैं, देखिए आप ध्यान से। अब देखो बाबू ये जो लिखा गया है ऊपर में ये वाला, हम इसमें क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं, ये वाला इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। अब क्या करते हैं, जो हमने माना था इसके लिए देखिए माने थे हम लोग, तो माने थे तो अब एक स्थान पर रखिए cos थीटा,
तब y इक्वल टू, हम इसके स्थान पे माने हैं a cos थीटा, देखो स्थान पे ये लो पटा किए a cos थीटा लिख रहे हैं हम यहाँ पे। इसके स्थान पे गया वो a cos थीटा, ये इसके स्थान पे है, पूरा के स्थान पे आ गया, इसका माने है a cos थीटा। देखिए यहाँ पर इसका स्थान रख दिया, बगल में क्या है sin ओमेगा t। चलिए फिर क्या माने थे प्लस ओमेगा t प्लस, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर a2 sin फाई को भी माने हुए हम लोग, क्या माने बाबू a sin थीटा, a sin थीटा। ठीक, अब बगल में क्या है बाबू a2 sin फाई के ठीक बगल में देखिए क्या है आपको cos ओमेगा t है, आपको cos ओमेगा t। बोलिए फिर एक उसी फॉर्मूला भी आ गया ना, sin a प्लस b वाला फॉर्मूला याद कीजिए, क्या लिखा हुआ था sin a into cos b और प्लस cos a into sin b, ये फॉर्मूला था ना। फिर उसी फॉर्मूला पे तो सेट हो गया। देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, खाली a कॉमन ले लें हम लोग यहाँ पर, उसी फॉर्मूला पे आ जाएगा। a को सिर्फ हम बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं और इसके साथ लिखे हैं, तो देखो ध्यान से उसी फॉर्मूला पे नहीं गया ये a। अब क्या है फॉर्मूला sin a प्लस b लिख देंगे हम लोग, ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है, इस तरफ जो बाएं साइड में उसको लिखेंगे हम लोग sin ओमेगा t। देखिए यहाँ पर ओमेगा t एक हो गया और प्लस क्या थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो फिर तो उसी तरह के, ये भी तो तरंग ही है, तरंग का ही समीकरण है, ठीक है, आपको तरंग का समीकरण है। इसका मतलब है जो फाइनल जो तरंग प्राप्त हो रहा है परिणामी तीव्रता, उसका जो बाबू उसका परिणामी आयाम a होगा। दो तरंगों के अध्यारोपण से यदि परिणामी विस्थापन मिल रहा है तो परिणामी आयाम भी मिला, तो उसका कैपिटल ए से दिखा है, दोनों को छोटा a1 a2 से दिखाए थे। ये परिणामी जो है परिणामी तरंग को बताएगा, ये परिणामी तरंग को बता रहा है। परिणामी जो तरंग है हमारा, दोनों के परिणामी तरंग का जो अध्यारोपण से जो हमको मिल रहा है वो तरंग प्राप्त हुआ, उसका समीकरण परिणामी तरंग। ये परिणामी विस्थापन हुआ, ये परिणामी आयाम हुआ और ये आपको परिणामी आपको कला, ठीक है। अब आइए हम लोगों ने समीकरण 3 में जो माना था 4 माना था, उसको रहने नहीं देंगे, इनको माना हुआ है, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका यूज करने जा रहे हैं बाबू। समीकरण 3 और 4 को देखिए हम स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, ठीक है। समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, वर्ग करके जोड़ रहे बाबू। जरा वर्ग कीजिए तो इधर वाला को इधर लाइए और इसको उधर भेज दीजिए, वर्ग कीजिए। वर्ग कीजिए क्या मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, देखिए दोनों तरफ वर्ग होगा। ये बताइए प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू, इसके स्थान में क्या लिखा हुआ इस तरफ बाबू, ये वाला, इसका भी इतना जब इसका स्क्वायर किए हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसका देखिए तो ये दोनों का स्क्वायर होगा, a1 प्लस a2 जो माने थे a cos थीटा, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर होगा। ठीक उसी तरह से ये बताइए a sin थीटा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो a sin थीटा का भी स्क्वायर किए, यहाँ पर देखिए स्क्वायर किया गया है। अरे बाबू हम एक स्टेप आप लोग को बचाएं, घबराइएगा मत आप लोग। यहाँ देखिए a cos थीटा यही वाला है ना, अगर स्क्वायर करिएगा तो फिर थोड़ी तो वही ना होगा। हम एक स्टेप आप लोग को बचाएं, लो नहीं बचाएंगे, लिख दे रहे हैं पूरा a sin थीटा का होल स्क्वायर, अगले स्टेप में लिख देंगे। अब ये a cos थीटा के स्थान पे ये वाला था तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, a sin थीटा के स्थान पे ये वाला था तो इसका भी स्क्वायर होगा, a2 sin फाई का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और भाई जब स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ से देखिए कॉमन भी हम ले लेंगे साथ में, वही चीज लिखे थे हम लोग पहले, a स्क्वायर आया था यहाँ पर, बीच में भी a स्क्वायर आया था, कॉमन लीजिए। यहाँ क्या बचेगा बाबू sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके जोड़िएगा। इसका फॉर्मूला होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना पढ़े आप लोग, 1 होता है इक्वल टू, इधर वाला काम थोड़ा फरिया लेते हैं हम लोग, a प्लस b का होल स्क्वायर बताओ जल्दी से, a प्लस b का होल स्क्वायर पर ये फॉर्मूला बोलो क्या लिखे हम लोग, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, पूरे को क्या होगा a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बोलो जल्दी से, कोई बताइए जल्दी। a प्लस b का होल स्क्वायर भूल गया सब, क्या फॉर्मूला बोलो जल्दी से। देखिए ये फॉर्मूला जो है बाबू a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला में जाएगा, ये a1 स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, a1 स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग
तो a2 स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, cos स्क्वायर 5 b स्क्वायर हो गया, ठीक है। और प्लस फॉर्मूला में होता है 2ab, 2a के स्थान पर a1 और b के स्थान पर a2 cos 5, 2ab हो गया, ठीक है। अब बगल में फिर क्या है, प्लस ये भी तो है a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5, इसको मत छोड़िएगा, साथ में लेके चलना है। अब एक चीज सेट कीजिए, यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, जैसे यहाँ पर किए थे हम लोग साइन स्क्वायर 5 और प्लस cos स्क्वायर 5 दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, फॉर्मूला में आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे हम मिटा रहे हैं बाबू, नीचे वाला मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान से, देखिए a स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा इंटू 1, फॉर्मूला ही होता है, इक्वल टू, इधर बताओ बाबू, इक्वल टू, इधर बताइए a1 स्क्वायर प्लस 5, इसको जो है बाबू ये दोनों को तो एक साथ लिख देते हैं हम लोग, a2 स्क्वायर कॉमन लेकर, दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन है, और ब्रैकेटवा में साइन स्क्वायर 5 और प्लस cos स्क्वायर 5 होगा। फिर बगल में क्या है, प्लस 2a1 a2 cos 5 होगा। ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा वो, साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, फॉर्मूला पे 1, फिर से 1, तो ये क्या मिला यहाँ पर, a स्क्वायर, ये क्या है, परिणामी आयाम है, ये क्या है यहाँ पे अभी आप लिख सकते हैं परिणामी आयाम है, ये आपको परिणामी आयाम है, ठीक है। हम नीचे यहाँ लिखे हैं ये आपको परिणामी आयाम लिख चुके हैं। a स्क्वायर देखिए यहाँ पर, a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इंटू 1, तो 1 हो जाएगा, खत्म हो गया, 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2a1 a2 cos 5, फॉर्मूला में चला गया। अच्छा अब देखिए a इक्वल टू यदि लिखना होगा तो ये क्या है, परिणामी आयाम है, ये क्या है आपका, ये परिणामी आयाम है, पहले भी बता चुके हैं आपको, ये आपका परिणामी आयाम, दोनों तरंगों का परिणामी आयाम है। a बराबर यदि लिखना होगा तो क्या लिखोगे, अंडर रूट, फॉर्मूला में चला जाएगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में जाएगा ना, देख लीजिए आप, a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 होगा ना। ये हमको परिणामी आयाम मिल गया, परिणामी आयाम का फॉर्मूला मिला है, ये परिणामी आयाम है आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो देखो परिणामी आयाम यही होता है, मतलब प्रथम तरंग का, पहला तरंग का जो आयाम है उसका वर्ग प्लस दूसरे तरंग का आयाम का वर्ग प्लस 2 गुने पहले आयाम का जो, पहले तरंग का जो आयाम है और दूसरी तरंग का आयाम, दोनों का गुना इंटू cos 5, दोनों के बीच का जो कालांतर है cos लेकर उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो हमको परिणामी आयाम का फॉर्मूला मिल जाएगा। मतलब जब जब क्वेश्चन में परिणामी आयाम निकालना हो और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दोनों का आयाम अलग अलग दिया रहेगा और दोनों के बीच का कालांतर दिया रहेगा, दोनों तरंगों के बीच का, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि उसका परिणामी आयाम कितना होगा, इसी फॉर्मूला से निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं परिणामी तीव्रता की ओर बढ़ते हैं, ये तो मिल गया हमें बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, परिणामी तीव्रता की ओर, ठीक है। परिणामी तीव्रता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अब ये तो हमें मिल गया। परिणामी तीव्रता क्या होता है, उतारेंगे ना आप लोग ऊपर में, रुक जाइए, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। परिणामी तीव्रता होता क्या है, तीव्रता आपको पढ़ाए थे बाबू, आज ही पढ़ाए परिणामी तीव्रता आपको, तो परिणामी तीव्रता बताइए क्या बताएं, मॉर्निंग क्लास में आपको बताया गया था कि ये जो कोई भी तीव्रता होता है, तरंग की तीव्रता, उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, मतलब आयर जो है समानुपाती होगा। ये जो आयाम है, परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता देखा तो परिणामी आयाम लीजिए, आयाम a के वर्ग के समानुपाती, पढ़ाए ना आपको, इसका वर्ग के समानुपाती, ठीक है। इसका मतलब जब ये चिन्ह हटता है वो समानुपाती का, तो आयर बराबर k इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, k इंटू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की जब बात करेंगे बाबू, तो ये वाला हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, ये ए स्क्वायर यहाँ देखिए, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है हमको साफ, है ना, तब इसको पुट करने जा रहे हैं, k इंटू ए स्क्वायर के स्थान पर ये पुट करने जा रहे हैं, इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर, बताइए क्या लिखा हुआ है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ब्रैकेट में देते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस, और यहाँ पे 2a1 a2 cos 5 होगा,
फिर तोड़ रहे हैं हम इसको, अलग अलग तोड़ रहे हैं, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं। आयर जो हमें मिलेगा बाबू के स्क्वायर जो लिख रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर ध्यान से, के A1 स्क्वायर गुना कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के गुना कर रहे हैं अलग अलग, के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर, बस खत्म होने वाला है 2k A1 A2 cos फाई। लिख सकते हैं ना, देख लीजिए आप लोग, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं बाबू, इधर लिख देते हैं, ठीक है। इधर दिख रहा है क्या? नहीं, चलिए यही लिख देते हैं, देखिए ध्यान से। अंत में लिख दे रहे हैं इसको, आई आर इक्वल टू यहाँ से लिख रहे हो, यहाँ चमक नहीं रहा है, देखो तो यहाँ पे चमक रहा है क्या? आई आर इक्वल टू, देखो तो बाबू, के A1 स्क्वायर, ये क्या होगा? के A1 किसका आयाम था बाबू? A1 किसका आयाम था? पहला तरंग का आयाम था A1, पहले तरंग का आयाम। तो k इंटू A1 स्क्वायर है, जब k इंटू A स्क्वायर लिखेंगे बाबू तो परिणामी तीव्रता दे रहा है, परिणामी तीव्रता। तो k इंटू A1 स्क्वायर किसका देगा? पहला तरंग का तीव्रता देगा, पहले तरंग का तीव्रता मतलब I1, ठीक है, प्लस ये A2 स्क्वायर है, k इंटू A2 स्क्वायर, दूसरे तरंग का तीव्रता दे देगा हमें I1 प्लस I2 होगा, और प्लस यहाँ देखिएगा ध्यान से हम सेट कर रहे हैं प्लस 2, और अंदर में क्या कर रहे हैं बाबू, इसको भी सेट कर रहे हैं 2 अंडर, देखिए लिख रहा हूं मैं, इसको लिख रहा हूं के A1 स्क्वायर एक साथ, और फिर यही लिख रहे हैं के A2 स्क्वायर, और बाहर निकाल रहे हैं cos फाई, ठीक। और बताइए कि ये वही है कि अलग है? देखिए इसको जब तोड़िएगा, ये स्क्वायर रूट चढ़ा दिया हम लोग, I1 I2 ग्रुप में चला जाएगा, कि के A1 स्क्वायर, देखिए ध्यान से, के 2 बार है, 2 बार के है, इसको बाहर निकालिएगा तो 1 बार के आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 बार के है, A1 स्क्वायर है, उसको हम बाहर निकालेंगे तो A1 1 बार आएगा, A2 स्क्वायर है, उसको बाहर निकालेंगे तो 1 बार आएगा। फार्मूला में सेट करने के लिए हमने वैसा किया है, किस रूप में? ताकि वो I1 I2 ग्रुप में लिखा जाए। फार्मूला देखिए, फाइनल फार्मूला क्या मिल रहा हो, I1 इक्वल टू I1 प्लस I2, देखिए यहाँ पर के A1 स्क्वायर में आपको क्या बताया थे, ये क्या है? I1 हो गया, और ये क्या हो गया बाबू? I2 हो गया। तो बताइए, ये वाला नहीं दिख रहा है, ब्रैकेट में भी वही चीज आ गया हमारा, 2 इंटू अंडर रूट, ये I1 हो जाएगा और ये I2 हो जाएगा, ये cos फाई। मतलब कल हम इसी पर काम करेंगे सुबह में, मॉर्निंग में, ठीक है। आप जो क्लास छोड़े हैं वो लापरवाही दिखाएं, वो जाने। देखो बाबू, ये परिणामी तीव्रता का फार्मूला मिला हमें, और इसी पर कल सुबह में हम काम करना शुरू करेंगे। परिणामी तीव्रता का फार्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से बाबू समझिएगा बात को, और उसके बाद उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए समझिएगा बात। देखिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से। हम लोगों ने क्या किया था बाबू, कि 2 तरंग लिए थे, और दोनों तरंग का जो समीकरण है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी शुरू किए थे, y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आज जो है इसको रात में एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये 2 समीकरण हमने लिखा था 2 तरंग के लिए, ये विस्थापन का समीकरण था, ठीक है। तो y, हम परिणामी यदि हम विस्थापन की बात करें, हम लोग फाइनल जहां से लिखे थे बाबू, उसको सेट जहां तक किए थे, हम उसके आगे की बात कर रहे हैं। यहाँ से a कॉमन लेकर जब लिखेंगे जहां तक बताए थे आपको, उसके बाद cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू cos ओमेगा टी आपको आएगा। ये आपको एक फार्मूला पे सेट हो रहा है, वही फार्मूला पे जो हम आपको बताए थे कि साइन a प्लस बी क्या होता है। साइन a प्लस बी सब लोग जानते हैं बाबू, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन b, इसको याद रखिएगा। तो बताइए कि फॉर्मूला नहीं दिख रहा है साफ, देखिए तो भले इधर उधर लिखा हुआ है, देखिए साइन a इंटू कॉस बी और प्लस कॉस a इंटू साइन b, साफ दिख रहा है फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला दिख रहा है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन a प्लस b, तो साइन a और प्लस b लिख दिया हम। यहाँ पर ओमेगा टी है और थीटा है, a के स्थान पे ओमेगा टी और b के स्थान पे थीटा। ये हमारा परिणामी तरंग हो गया, ठीक है। परिणामी तरंग लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे,
लेकिन समझने के लिए लिखे हैं ताकि आप समझ पाएं कि परिणामी विस्थापन है ना, परिणामी तरंग जो दोनों तरंगों का अध्यारोपण से जो प्राप्त हो रहा हमें, ये हो गया y परिणामी विस्थापन, ये परिणामी आयाम, और ओमेगा टी प्लस थीटा क्या हो गया वो परिणामी कला हो गया। समीकरण 3 और 4 जो माने थे हम लोग, उसको क्या करते हैं, वर्ग करके जोड़ रहे हैं, वर्ग करके उसको जोड़ रहे हैं। वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखिए एक था में a cos थीटा था, देखिए यहाँ पर जो लिखे हुए थे यहाँ पर नीचे में उसको कॉपी कर देखिए ध्यान से, दाएं साइड में a cos थीटा था और वो a sin थीटा था चौथा समीकरण में, दोनों को वर्ग करके हम जोड़ रहे हैं। तो वर्ग की इसको भी या दोनों को जोड़ दिए, तो इस इधर तरफ वाला भी जोड़ाएगा ना, तो इसके स्थान पे था a1 प्लस a2 cos फाई, इसको स्क्वायर करके जोड़े, और a2 sin फाई इसके स्थान पे a2 sin फाई था, माना गया था ये a2 sin फाई को माने थे a sin थीटा और इसको माने थे a cos थीटा। तो स्क्वायर किए, दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे बाबू तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की बात एक ही है। इसका वैल्यू होता है 1, इसके स्थान पे हमने 1 लिखा है, देखिए यहाँ नीचे, और ये a प्लस b को स्क्वायर में तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका b स्क्वायर हो गया और प्लस 2a1 a2 cos फाई, अब बगल में क्या है a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर इक्वल का पार पे इक्वल का पार पे स्क्वायर दिएगा ना। अच्छा अब आइए a स्क्वायर इसके स्थान पे हमने लिखा फार्मूला के अनुसार है, ट्रिगो में फार्मूला है, इसके स्थान पे 1 होता है 1 लिख दिया हमने, यहाँ a1 स्क्वायर, यहाँ a2 स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ पर a2 स्क्वायर है, यहाँ पर b2 स्क्वायर है कॉमन, यहाँ जो बचेगा sin स्क्वायर फाई और प्लस cos स्क्वायर फाई, या पहले ही cos स्क्वायर फाई लिखिए, sin स्क्वायर फाई बाद में लिखिए, बात एक ही है। इसके स्थान पर फिर क्या आएगा आपको, इसके स्थान पर फिर आएगा आपको 1, है ना, फार्मूला ही होता है, जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 होता है तो sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई भी 1 ही होगा, 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हट जाएगा ये। बगल में क्या है 2a1 a2 cos फाई, ठीक है, इसको तो हम कॉमन ले लिए, दोनों को कॉमन लिए दोनों में, ठीक है। क्या बचा हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, जैसे कि तैसे उतार दिए स्क्वायर, एक 1 से गुना होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया a1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बचा हमारा 2a1 a2 cos फाई, 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, अब क्वेश्चन हम दे देंगे इस पर आपको कि परिणामी आयाम निकालें, कि फार्मूला याद रखिएगा रूट में होता है फार्मूला, आयाम निकालने के लिए वर्ग जब रहेगा तो उसी तरह छोड़ दीजिएगा, और वर्ग को जब हटाइएगा तो वर्गवा होने जाएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, क्लियर यहाँ तक। अच्छा अब हम लोग परिणामी, ये कोई पूछेगा ये क्या है, तो बोलिएगा परिणामी आयाम का फार्मूला है, तब हम लोग परिणामी तीव्रता देख लेते हैं। तो परिणामी आयाम का फार्मूला था, और परिणामी तीव्रता आपको बताए हैं बाबू कि परिणामी तीव्रता जो होता है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। परिभाषा लिखवाकर मैंने यही नीचे लिखवाया था, देखिएगा कॉपी में, कि उसका किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती, तो आयाम के वर्ग, आयाम, ये आयाम है परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता देख रहे हैं तो परिणामी आयाम के वर्ग के समानुपाती, तो आइए का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा k इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे जब जैसी चीज हटता है तो कॉन्स्टेंट आता है k इंटू ए स्क्वायर, तो k इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू k लिखिए, और ए स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं, ए स्क्वायर यही कर है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a2 cos, इसको उतार लिए सीधे डायरेक्ट, है ना, ब्रैकेट में लिख दिए। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, आइए बराबर k स्क्वायर इक्वल टू k a1 स्क्वायर, तोड़ रहे हैं, इसे गुना करते हुए तोड़ रहे हैं, इसको इसके साथ गुना किए, इसके साथ गुना किए, इसके साथ गुना किए, अब ब्रैकेट को हटा दिए, तोड़ दिए ब्रैकेट को, और सबको हम लोग एक साथ लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, असेंबल कर दिया यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर IR इक्वल टू फाइनल, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, फॉर्मूला है ही आपको, इसको हटा दीजिए, फिर यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए k a1 स्क्वायर, जब हम लोग बाबू परिणामी तीव्रता लिख रहे हैं परिणामी आयाम के पदों में तो k a स्क्वायर लिख रहे हैं, तो बताइए ये k a1 स्क्वायर क्या है, ये a1 किसका आयाम था, पहला तरंग का आयाम था, पहला तरंग का आयाम था, इसीलिए पहला तरंग का तीव्रता हो जाएगा I1, पहला तरंग का तीव्रता I1, ये पहला तरंग का तीव्रता है, क्योंकि तीव्रता का फॉर्मूला, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला हो गया k a स्क्वायर, तो k a1 स्क्वायर पहला तरंग की तीव्रता होगी तो I1 हो गया, दूसरे तरंग के लिए I2 हो गया, प्लस 2k a1 a2 को हम सेट किए अंदर ब्रैकेट में, क्योंकि इसको भी I1 I2 के रूप में लिखना है, तो लिख दिए, इससे कोई दिक्कत, इसको ध्यान से देखिएगा, हम जो रूट में लिखे हैं, आप देखिए k 2 बार है, 2 बार k है बाबू, तो एक बार बाहर निकलेगा तो एक बार k मिलेगा, a1 स्क्वायर 2 बार है तो बाहर निकलेगा तो एक बार a1 मिलेगा, a2 स्क्वायर 2 a2 हो गया तो बाहर निकलेगा तो एक a2 होगा, यही नहीं होता, वर्गमूल का मतलब ही ना होता है, 2 बार है तो उसको एक बार लिखिए यहाँ पर, a2 हो गया, अब बगल में cos फाई था तो cos फाई लिख दी, ठीक है। अब क्या फायदा हुआ इसे लिखने से, फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये फार्मूला में चला गया, k a1 स्क्वायर के स्थान पे अभी लिखे थे हम I1, इसके स्थान पे लिख सकते हैं ना, I1 लिख सकते हैं ना, और k a2 स्क्वायर के स्थान पे अभी लिखे थे हम इसके स्थान पे I2,
T(a2) स्क्वायर के स्थान बताइए क्या इसके स्थान पर I2 लिख सकते हैं? तो रूट में क्या आ जाएगा I1 I2 cos फाई। देखिएगा बहुत मजा आएगा आपको कल की क्लास में। ये फार्मूला जो है जो आज ही जो ड्राइव कर लेंगे, सब प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कल और ज्यादा मजा उनको आएगा, आनंद आएगा। अब इसको आप उतार सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज बस यही तक पाओ, ठीक है। जय हिंद।